हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपके जेई सेकंड अटेम्प्ट जो जेई मेन का सेकंड अटेम्प्ट है उसकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। अब वापस से हम जैसा मैंने बोला था सेशन 2 में कि सेशन 3 में हम केमिकल और आयनिक लूम में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम आयनिक लूम में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन है, जेई एडवांस में आने लायक है। जेई मेन का डिफिकल्ट पेपर होगा तो उसमें भी आ जाएंगे। ठीक, तो आराम से जैसा मैंने पहले बोला प्रॉब्लम को रीड करो, बहुत ऑनेस्टली रिएक्शन लिख कर देखो, एक्सप्रेशन लिखो, प्रॉब्लम को ऑनेस्टली सॉल्व करो और उसके बाद फिर आपको मैं अभी थोड़ी देर में ही इसका आंसर और सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो रीड करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें, वीडियो को पॉज कर लें और सॉल्व करने के बाद मेरे साथ में इसका सॉल्यूशन देखें और उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा तो इसके अंदर हो क्या रहा है, NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है उसके अंदर आपने एक वीक बेस मिला रखा है। आप जानते हैं कि वीक बेस का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत डाउन हो जाएगा अगर आप उसमें क्या मिला रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस की जो कंसंट्रेशन 0.1 है उसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन पर, इसके डिग्री ऑफ डिशन पर ऐसे बोलना चाहिए, काफी इंपैक्ट आएगा। तो यहां पर डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं हम, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं वीक बेस का इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये केस है कॉमन आयन इफेक्ट का कि जो वीक बेस आपका OH माइनस देगा और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है उसको आप 100% आयनाइज कर दीजिए, तो उसके OH माइनस और वीक बेस के OH माइनस को हम बोलते हैं कॉमन आयन। तो ये NaOH वीक बेस के ऊपर ली-चेटिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा NaOH और आपका वीक बेस का जो आयनाइजेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। बहुत सिंपल है, अगर आप नाम याद भी नहीं है तो ली-चेटिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट किसी भी रीजन से बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक, तो अब देखिए इसके अंदर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं प्रॉब्लम के रेस्पेक्ट में मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। अब आराम से आप क्या करेंगे, वीक बेस का एक्सप्रेशन लिखो, वेरी इजी। XOH इज कन्वर्टिंग इनटू X प्लस प्लस OH माइनस। तो यहां पर ये जो वीक बेस है वो आप आराम से देखिए आयोनाइज हो रहा है। एक्वस लिखना है, एक्वस का मतलब होता है आपके पास, एक्वस का मतलब होता है मेरे बच्चों कि पानी आपका, वाटर आपका क्या है, सॉल्वेंट है, ये एक्वस है ना। ठीक है, अब देखिए 0.01 इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी, तो इसका जब इक्विलिब्रियम डेवलप होगा तो उससे पहले इसका कुछ पोर्शन आयोनाइज होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं इसका X पोर्शन आयोनाइज हो गया, तो ये X बन गया और साथ में X प्लस 0.1 क्यों लिखा है, 0.1 आपका NaOH ने OH माइनस प्रोवाइड किया है। NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस 100% आयोनाइज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। सो OH माइनस जो है आपके पास दोनों 0.1 हो गए। ठीक है, तो आप आराम से 0.1 को आपने यहां लिख दिया। तो X कहां से आया, वीक बेस के आयनाइजेशन से। 0.1 कहां से है, NaOH से। तो ये आपका जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा वीक बेस का इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, तो आपके पास एक्सप्रेशन ये रहेगा। सो KB को आप ऐसे लिखते हैं बच्चों की तरह, KB जो आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट वीक बेस का उसको आप ऐसे लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ X प्लस into equilibrium concentration of OH minus total, because OH minus इसका प्रोडक्ट है, डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ XOH एट इक्विलिब्रियम। तो देखिए आराम से X प्लस 0.1 डिवाइड बाय 0.01 माइनस X। अब आप जानते हो कि वीक बेस का अगर KB का वैल्यू 10⁻⁻5 है, अगर सॉल्यूशन में NaOH नहीं होता तो जैसा आपने सीखा हुआ है अल्फा होता है, फिर उस सिचुएशन में √KB/C। तो ये उस सिचुएशन में भी इसका अल्फा आपका नेग्लिजिबल होता 1 के रेस्पेक्ट में, लेकिन आपने NaOH मिलाया तो ये वैल्यू और भी कम हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में बिना घबराहट के आप एग्जाम में पहले एजम्पशन लें और बाद में उस एजम्पशन को चेक कर लें। तो हम क्या करेंगे कि इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन काफी कम हो जाएगा ड्यू टू कॉमन आयन। तो हमने क्या किया मेरे बच्चों कि हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं X को विद रेस्पेक्ट टू 1 एंड 0.01 और बाद में हमारा एजम्पशन चेक कर लेंगे हम क्या प्रॉब्लम है। तो आराम से देखिए हमने X प्लस 0.1 को लिखा है 0.1, X को नेग्लेक्ट किया है 0.1 के रेस्पेक्ट में, यहां X को नेग्लेक्ट किया 0.01 के रेस्पेक्ट में। KB की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, 10⁻⁻5। 10⁻⁻5 इज इक्वल टू, ये वैल्यू लिख देता हूं मैं आपको, 10⁻⁻5 है। तो आपने सॉल्व किया तो X की वैल्यू आ गई 10⁻⁻6। तो X की वैल्यू 10⁻⁻6 आई है, तो आप अपने दोनों जंक्शन चेक कर लीजिए। आपने X के रेस्पेक्ट में 1 और
1 को नेग्लेक्ट किया था, तो x की वैल्यू क्या रही 10⁻⁻⁶, वेरी स्मॉल वैल्यू, डेफिनेटली नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू 0.1, 0.01 एंड 1। तो आपका एजम्पशन वैलिड हो गया। अब ये जो x है, आपने जो एक्सप्रेशन लिखना पहले सीखा हुआ है, x का मतलब C अल्फा, एक मेथड होता है स्टोइकोमेट्रिक मेथड, एक होता है डिग्री ऑफ डिशन मेथड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01, ये C है, तो आपने लिखना सीखा हुआ है C1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। तो x इज नथिंग, ये अब किसके इक्वल है, C अल्फा के इक्वल है। ये सब चीजें आपने बहुत पहले पढ़ रखी होंगी, तो इतना हम जब जे एडवांस के लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करें तो ये सब चीजें अपने को आनी भी चाहिए। तो x ये आपने सॉल्व किया, C 0.01 अल्फा गया मेरे बच्चों, तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 10⁻⁴। आपसे पूछा गया था व्हाट इज द परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और यू कैन से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ओके, तो यहां पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आप जो निकाल रहे हैं वो था 10⁻⁴, परसेंटेज का मतलब इनटू 100 करना पड़ेगा। सो फाइनल आंसर इज परसेंटेज डिग्री ऑफ डिशन इज 10⁻⁻²। वेरी गुड प्रॉब्लम फॉर जेईई मेन डिफिकल्ट प्रॉब्लम और जे एडवांस ऑल्सो, दोनों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइट्रेशन पर बेसिक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेंजोइक एसिड है, उसमें आपके पास सोडियम बेंजोएट है और साथ में इसमें आपने HBr जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसको आपने ऐड कर दिया। HCl, HBr, HI, HCl4 आपने स्टडी किया, सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपको ये सोचना है कि HBr को अगर मैं बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट में अगर ऐड करूंगा तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करें, फिर अभी वही वीडियो पॉज कीजिए, दिमाग लगाइए, रिएक्शन लिखकर देखिए, फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आई होप सो कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको दिमाग चलना चाहिए कि जो सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट का जो बेंजोएट आयन है, सोडियम बेंजोएट एक सॉल्ट है, पानी में आयनाइज होगा तो बेंजोएट आयन और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे बच्चों। आप बोलोगे यस सर। तो सबसे पहले आप क्या करो, क्योंकि आपको 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने इनके सर्टेन मास को डिसॉल्व कर रखा है, तो मास को जैसे ही मोलर मास से डिवाइड करेंगे आपके पास मोल्स आ जाएंगे। मोल्स को जैसे डिवाइड बाय 1 लीटर करेंगे तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। अब जैसा मैंने बोला, सोडियम बेंजोएट का जो बेंजोएट आयन है वो आपका ब्रॉन्स्टेंट लोरी के अकॉर्डिंग बेस है, वो तो इजीली H+ गेन कर लेगा। H+ कौन देगा, HBr, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो HBr का जो H+ है वो रिएक्ट कर जाएगा किससे, सोडियम बेंजोएट से। तो आप चाहें तो मॉलिक्यूलर लेवल पर रिएक्शन लिखो, आप चाहो तो आयनिक फॉर्म में रिएक्शन लिखो। अगर आप आयनिक फॉर्म में रिएक्शन लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे C6H5COO- plus H+ from HBr converted into C6H5COOH। और अगर आप आयनिक फॉर्म में रिएक्शन लिख रहे हैं, सॉरी आयनिक फॉर्म में लिखा, अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे लिखोगे मेरे बच्चों तो C6H5COONA aqueous plus HBr aqueous converting into CH3COOH plus NaBr। NaBr क्या है, सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का, तो इससे कोई आपके पीएच पर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगा। तो इससे क्या हो रहा है मेरे बच्चों कि आपके बफर सॉल्यूशन में जो बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट के मोल्स होंगे उसका रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो रेशियो डिस्टर्ब होगा तो ये तो रिएक्शन काम आएगी आपकी। तो देख लेते हैं। अब देखिए आप, सबसे पहले हमने मोल्स बेंजोइक एसिड के निकाल लिए। कैसे बेटा, मास ऑफ गिवन बेंजोइक एसिड डिवाइड बाय मोलर मास 0.5, मोल्स ऑफ सोडियम बेंजोएट गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास 0.5। दोनों के मोल्स 0.5 है, लेकिन मैंने क्या सिखाया, अब सोडियम बेंजोएट जो है अगर पानी में देखोगे तो उसका बेंजोएट आयन ब्रॉन्स्टेंट बेस है, तो आप या तो आयनिक फॉर्म में लिखो या मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखो। तो सोडियम बेंजोएट रिएक्ट कर जाएगा, तो जैसा मैं आपको सिखा रहा था 0.5 मोल्स इसके पहले से हैं। आपने HBr ऐड किया, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मोल्स होता है, लेकिन वॉल्यूम ml में तो ये जाएगा मिलीमोल्स। मिलीमोल्स कितने बेटा, 1 इंटू 0.3 लीटर हो गया, ml को कन्वर्ट करोगे तो मेरे पास 0.3 मोल्स जो हैं वो मेरे पास किसके हैं, HBr के। तो 0.3 मोल्स, इसके मोल्स कितने बेटा, 0.5 मोल। ये फिनिश, ये 0.2 मोल आपके पास इसके बच जाएंगे, ठीक है। और इसके आपके पास जो मोल्स हैं एसिटिक एसिड के वो चेंज हो जाएंगे,
या आप पहले सीख लीजिए, पहले ये जो मोल्स हैं वो चेंज होकर आपके पास प्रोड्यूस कितने हो गए 0.3 मोल। ये लिमिटिंग यूनिट का काम कर रहा है HBr, ठीक है। तो आपके पास पहले से जो एसिडिक एसिड के मोल्स थे वो कितने थे अभी कैलकुलेट किए थे बेटा 0.5 और 0.3 को ऐड कर दीजिए, कितने हो गए 0.8 मोल्स। 0.8 मोल्स किसके हो गए बेंजोइक एसिड के। सोडियम बेंजोएट कितने मोल्स इंक्रीज बच रहे हैं मेरे बच्चों, वो आप बोलोगे सर वो हैं 0.2। तो अगर मेरे पास कोई वीक एसिड है और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में अगर सॉल्ट है, दोनों एप्रिशिएबल अमाउंट में, इट्स मीन दिस इज ए बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो आराम से यहां आइए, आराम से देखिए जो मैंने अभी आपको सिखाया। HBr के जो मोल्स ऐड किए थे 0.3, 0.5 पहले से थे, 0.3 एज पर रिएक्शन बन गए 0.8 मोल्स बन गए। सो वेरी गुड प्रॉब्लम फॉर जेईई एडवांस। जैसा मैं बोल रहा था पीएच की वैल्यू क्या होती है बफर सॉल्यूशन में, एसिडिक बफर फॉर्मूला याद होना चाहिए, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। बेसिक बफर में ध्यान रखना pOH इक्वल टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस होता है। जब हम मोनोप्रोटिक एसिड बेस के सॉल्ट बनाते हैं तो उसमें ऐसा होता है फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन भी आपने अपनी क्लासेस में सीखा होगा। तो pK का वैल्यू गिवन है आपको, आराम से देखिए 4.2, यस, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, तो लॉग 1/4 हो गया। लॉग 1/4 का मतलब बेटा ये एग्जाम में केयरफुल कैलकुलेशन करें, 4.2 लॉग 1/4 का मतलब माइनस लॉग 4। लॉग 2 हम अगर दे रखा है एग्जाम में ठीक है, नहीं देगा तो राउंड फिगर में 0.3 वैल्यू लेते हैं। तो 0.3 लॉग 2 का वैल्यू, लॉग 4 का 0.6 माइनस कर दीजिए, 4.2 माइनस 0.6, तो ये आपका 3.60 आंसर आना चाहिए। 3.6 आपका आंसर आएगा। सो वेरी गुड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यू कैन से बफर सॉल्यूशन एज वेल एज टाइट्रेशन का अगर कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं है तो ये प्रॉब्लम फिर आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो ये कहने को मैं जेईई मेन प्लस एडवांस बोल रहा हूं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जेईई एडवांस में आना चाहिए, क्योंकि जेईई मेन में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसमें बच्चे को समय थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए इस प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम में आपको केएसपी का वैल्यू दे रखा है, आप बोलोगे यस सर, तो हम इससे पहले सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे। आप जानते हैं स्प्रिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। अगर आप ज्यादा सॉलिड मिला देंगे तो उससे सारा डिसॉल्व नहीं होता है, रिमेनिंग पार्ट आपका बॉटम में सॉलिड की फॉर्म में रहेगा। तो आपका कितना पार्ट रेडियम सल्फेट का जो आपने ऐड किया है वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो हम इस डेटा से कैलकुलेट करेंगे। तो आप इस प्रॉब्लम को आराम सॉल्व किए। मोलर मास भी रेडियम सल्फेट का दे रखा है। ऑलवेज रिमेंबर केएसपी से जब भी हम सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो सॉल्युबिलिटी मस्ट बी इन मोल पर लीटर, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, ट्राई करें। ठीक है, आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अब इस प्रॉब्लम में आराम से देखिए, रेडियम सल्फेट का केएसपी दे रखा था आपको। केएसपी S² होगा बिकॉज सॉल्ट आपका AB टाइप का है। AB टाइप का मतलब तो जितने कैटायन देगा उतने एनायन देगा। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी आपने S निकाल लिया अंडर रूट KSP से। इसको हम राउंड फटाफट माइंड में 36 × 10⁻12 लिख सकते हैं। तो अंडर रूट ले लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां आएगा कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, आप बोलोगे यस सर। तो मोल्स ऑफ रेडियम सल्फेट जो आप डिसॉल्व कर रहे हैं ये मोल पर लीटर में है, लेकिन आपने केवल 500 ml वॉल्यूम लिया था, मतलब 1 लीटर से आधा, 500 ml, आधा लीटर, हाफ लीटर। तो ये आपका जितना डिसॉल्व होना चाहिए था 500 ml में, इसका अमाउंट 50% आधा कर दीजिए, 3 × 10⁻6। अब क्या हो रहा है, इसको मास में कन्वर्ट कीजिए। आपको मोलर मास दे रखा होगा मेरे बच्चों, तो हमने इसको मास में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इतने ग्राम रेडियम का जो सल्फेट है उसका इतना मास ग्राम में डिसॉल्व हो जाएगा। तुमने कितना पानी में ऐड किया था वो ये रहा मेरे बच्चों। आपको मिलीग्राम था, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे 10⁻3। तो वेट % ऑफ रेडियम सल्फेट डिसॉल्व तुमने तो पटक दिया, अब उसको डिसॉल्व कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसॉल्व होना चाहिए। तो आराम से आप मास ऑफ रेडियम सल्फेट डिसॉल्व इन 500 ml डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ रेडियम सल्फेट जो आपने वाटर के अंदर ऐड किया था इनटू 100 कर दीजिए। तो इसका मतलब है 3 वेट % आपका रेडियम सल्फेट का पानी में डिसॉल्व हुआ है। तो ये हमारा फाइनल जो आंसर है वो आएगा 3, जहां भी है। इन तीनों में से अगर कोई ऑप्शन नहीं एग्जाम में तो ऐसे में हम केयरफुली प्रॉब्लम का कैलकुलेशन पहले एग्जाम में चेक करना। अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन बहुत डेंजरस ऑप्शन होता है तो आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा। आंसर नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको 3 पर जाना चाहिए, बिकॉज लॉजिकली वी आर करेक्ट। थैंक यू वेरी मच। फिर आगे हम दोबारा से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी छोटा सेशन है,
कोशिश करूंगा मैं अगले सेशन में कि इसकी थोड़ी सी अगर लेंथ बढ़ सकती है तो बढ़ा देंगे। तो ट्राई करें कि थोड़ा बच्चे ज़्यादा उनका टाइम भी कंज्यूम ना हो और वो फटाफट आकर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, अच्छा रहेगा, गुड फॉर हेल्थ। तो आप बताइएगा आराम से, अगर आपको लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम और आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।